अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिराइव बर्नौलीस इक्वेशन। हमने बर्नौलीस इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। सबसे पहले बर्नौलीस इक्वेशन की स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड flowing steadily through a pipe remain constant is called Bernoulli's equation. स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर जो रेस्ट पर होगा एंड डायनेमिक प्रेशर वो प्रेशर जो वेरी कर रहा है। अगर स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर का सम ले, ठीक है, अगर इन दोनों का सम ले और वो कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बर्नौलियस इक्वेशन। तो जो हमने जो फ्लूइड लिया है वो कैसे स्टेडली फ्लो कर रहा है पाइप में से। जब कोई फ्लूइड स्टेडली किसी पाइप में से फ्लो करता है तो स्टैटिक प्रेशर और उसके डायनेमिक प्रेशर का जो सम होगा वो कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बर्नौलियस इक्वेशन। देखते हैं कि इसमें करना क्या है। कंसीडर अ नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नॉन रोटेशनल फ्लूइड इन स्टेडली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। हमें कैसा फ्लूइड चाहिए? फर्स्ट वन, नॉन कंप्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेस, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज़ीरो है, थिकनेस उसकी क्या है? ज़ीरो है। एंड नॉन रोटेशनल मतलब वो रोटेट ना करता हो, फ्लूइड जो है वो रोटेट ना करता हो। इज़ स्टेडली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, और सीधा मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीधा जो है वो पाइप में से फ्लो कर रहा हो। तो मतलब बर्नौलियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह का फ्लूइड चाहिए जो कि नॉन कंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और नॉन रोटेशनल हो, स्टेडली फ्लो कर रहा हो पाइप में से। अब करना क्या है? चलें हम ले लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप। बेटा यूनिफॉर्म पाइप अगर लेते तो इसका मतलब था कि वो मतलब सेम एक जैसा था, लेकिन यहाँ हमने नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, इसके बोथ एंड जो है वो इक्वल नहीं है। अगर आप पाइप की इस साइड को देखो तो बेटा ये साइड जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, और अगर इस साइड को देखो तो ये नैरो है। तो ऐसे पाइप को हम जो है वो यूनिफॉर्म पाइप नहीं कह सकते। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉन यूनिफॉर्म पाइप चाहिए, ठीक है। पाइप का ये लोअर एंड है और ये पाइप का अपर एंड है। बेटा ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर ली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर ली, या हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब बेटा पाइप के लोअर एंड का इस रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है या हाइट है वो हम h1 ले रहे हैं, और अपर एंड की जो इस रेफरेंस लाइन से जो इसकी हाइट है वो है h2। ये बेटा जो लोअर एंड है पाइप का, जो लोअर एंड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। फिर क्या करना है? आपने फ्लूइड पर प्रेशर लगाना है, मतलब फ्लूइड पे क्या करना है? प्रेशर लगाना है जो कि P1 है। जब फ्लूइड पर प्रेशर लगेगा मतलब जाहिर सी बात आप फ्लूइड को पुश कर रहे हो, तो जब आप फ्लूइड को पुश करोगे तो क्या होगा? फ्लूइड जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज बेटा पहले फ्लूइड जो था वो इस पोजीशन पर था, ठीक है, फ्लूइड जो था वो इस पोजीशन पर था। फिर आपने क्या किया? यहाँ प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ? फ्लूइड ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आ गया, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया x1, ठीक है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? x1। ये कब उसने कवर किया? जब आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। फ्लूइड जो है, फ्लूइड ने डिस्प्लेसमेंट x1 कवर किया है विद वेलोसिटी v1, ठीक है, वेलोसिटी v1 के साथ फ्लूइड ने डिस्प्लेसमेंट x1 कवर किया है। अब ये जो प्रेशर हमने लगाया, देखिए प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और फ्लूइड जो है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है, फोर्स लगाने से बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने वर्क किया है। अब देखिए हमने क्या किया? इस पर प्रेशर फोर्स लगाई है। तो अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखें तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चूँकि मैं इस फोर्स को प्रेशर फोर्स बोल रही हूँ, तो एक्चुअली हमने इसमें से क्या निकालनी है? टर्म फोर्स की टर्म निकालनी है।
तो F इज इक्वल टू पी ए। अब हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं, तो लोअर एंड के लिए जो फोर्स होगी वो F1, प्रेशर जो होगा वो P1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो होगा A1। ये प्रेशर जो है प्रेशर फोर्स आ गई। लोअर एंड के लिए प्रेशर फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जब प्रेशर फोर्स लगी तो बॉडी ने क्या, फ्लूइड ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट x1 कवर किया। इसका मतलब है कि फ्लूइड पर वर्क हुआ है। तो जो प्रेशर P1 की वजह से जो वर्क होगा या प्रेशर फोर्स F1 की वजह से जो वर्क होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W1 के साथ। ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W1 के साथ। अब चलते हैं नैरो एंड की तरफ। अगर नैरो एंड की तरफ देखें तो बेटा क्या हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A2 है। अब देखिए फ्लूइड जो है वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आया। चलिए ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आया। अब देखिए फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करनी है। आपने इस डायरेक्शन से प्रेशर फोर्स अप्लाई करनी है, मतलब आपने क्या करना है, प्रेशर लगाना है। तो देखिए नज़र आ रहा है कि प्रेशर की डायरेक्शन ये है और फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपने फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप जो है वो इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखिए ना, फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा था, तो आपने क्या किया, इधर से प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसको हम x2 का नाम देंगे। और जब फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है तो इट्स मीन्स यहाँ भी वर्क हुआ है, तो उस वर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे W2 के साथ। तो जो प्रेशर फोर्स है उसको हम अगेन लिखेंगे F इज इक्वल टू PA। अब चूंकि नैरो एंड की बात हो रही है तो यहाँ 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा जी। हमारे पास फोर्स आ जाएगी, प्रेशर फोर्स, जो कि अपर एंड में से जो फ्लूइड गुजर रहा है उस पर लग रही है। और जब फोर्स लगेगी, फोर्स का मतलब है प्रेशर, जब प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करके मतलब यहाँ तक आएगा वेलोसिटी v2 के साथ। तो हमें अगेन वर्क की डेफिनेशन पता है कि जब बॉडी जो है वो फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो इसका मतलब है कि बॉडी ने वर्क किया है। तो अब यहाँ जो वर्क होगा वो W2 होगा। अब देखिए बेटा, फ्लूइड जो है वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आया है, तो इसका मतलब है कि कोई एक और फोर्स ऐसी है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो लोअर से अपर एंड की तरफ गया है। देखिए बेटा, खुद ब खुद तो नहीं ना फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक जा सकता, इसको हमने मतलब खुद भेजना है। तो अब हमने इस पर फोर्स लगाई है। अब यहाँ जो वर्क होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा। ग्रेविटी ने क्या किया हुआ है, फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रही है, मतलब ग्रेविटी ने फ्लूइड को यहाँ होल्ड किया हुआ है। अगर फ्लूइड जो है वो यहाँ रुका हुआ है या फिर यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी भी इस पर फोर्स जो है लगा रही है, ग्रेविटी भी इसके ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fg के साथ। ठीक है, Fg के साथ। और जाहिर सी बात है, जब ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए, फ्लूइड को हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है। हमने देखिए यहाँ प्रेशर लगाया ना, प्रेशर लगा के हम फ्लूइड को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, हम फ्लूइड को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी जो है वो फ्लूइड पे फोर्स लगा के इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसको Fg से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे S के साथ। ठीक है ना, ग्रेविटी की फोर्स फ्लूइड को नीचे की तरफ खींच रही है, जबकि हम प्रेशर लगा के उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो जब हमने जो मतलब प्रेशर की वजह से, जिस प्रेशर की वजह से फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा S। अब ये S डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस H1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस H2। अगर हम मिड पॉइंट का निकालना चाहें, मतलब इस चीज़ का अगर मैं निकालना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में से अगर मैं ये चीज़ निकालूँ तो मेरे पास इतने पोर्शन का क्या आ जाएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्योंकि फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो मुझे यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से वाला कितना है, H1 है, और टोटल कितना है, H2। अगर मैं इतने में से, टोटल में से इतना पार्ट निकाल दूँ तो पीछे ये वाला डिस्प्लेसमेंट बचेगा। ठीक है ना, पीछे ये वाला बचेगा। अगर मैं टोटल में से इतना निकाल देती हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ S इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा उसका। चले
द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो टोटल वर्क डन के इक्वल आएगा, ठीक है ना। टोटल वर्क डन एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम किसको कह रहे हैं, वर्क डन को। तो क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अब वर्क 3 टाइप का हुआ है, मतलब एक वर्क इधर हुआ है, एक इधर हुआ है और एक सेंटर में हुआ है। तो W1 W2 प्लस WG इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए W1 के लिखते हैं तो F1 डॉट X1, F1 डॉट X1, F2 डॉट X2, ठीक है, और साथ क्या आएगा Fg डॉट S। अब देखिए यहाँ जो है ना प्लस, यहाँ जो प्लस है, प्लस की जगह हमने क्या लगाना है, हमने यहाँ माइनस लगाना है, लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लगा रहे, वो नीचे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो माइनस आएगा ना उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें, सभी वर्क को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी का भी हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखिए F डॉट X1 इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, FD कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा जो लिया है वो जीरो लिया है। जीरो क्यों लिया है, देखिए प्रेशर भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है और फ्लूइड जो है, मतलब जिस डायरेक्शन पर फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, तो एंगल क्या बनेगा, जीरो। अगर F2 X2 की बात करते हैं तो F2 X2 cos 180 आएगा। cos 180 क्यों आ रहा है, देखिए प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी पैरेलल है, तो एंगल क्या बनेगा 180। और अगर इसको देखते हैं FG cos 180, तो यहाँ भी अगेन 180, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर कर रही है, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, तो एंगल क्या बनेगा 180। अब देखिए F1 की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, P1A, तो यहाँ क्या आ जाएगा P1A। उसके बाद x1 जो है पीछे आप पढ़ चुके हो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, x जो है वो किसके इक्वल आता है, vt के, क्योंकि हमें पता है s इज इक्वल टू vt, तो s को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, क्या आ जाएगा vt। अब अपर एंड की लोअर एंड की बात करें तो v1t आ जाएगा। इसी तरह cos 180 का मतलब क्या होता है, -1, तो ये -7 आ गया। F2 की जगह P2A2, X2 की जगह V2T आ जाएगा। देखिए यहाँ भी -1, तो ये -mg/-h1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि A1 V1 किसके इक्वल है, A2 V2 के। अब यहाँ ये जो A2 है ना, A2 V2, इसकी जगह भी पुट कर दो A1 V1, ठीक है, इन दोनों की जगह क्या पुट कर दो, A1 V1, तो क्या आएगा P1 A1 V1T माइनस P2 A1 VT माइनस mg/-h2 -h1। देखिए S हमारे पास क्या है, h2 -h1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेन आ गया। अच्छा अब करना क्या है, इसमें से A1 V1T कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया, पीछे P1 माइनस P2 बचा, माइनस mg/-h2 -h1 आ गया। अब V1T हमें पता है किसके इक्वल है, अभी हमने लिखा x के इक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1, ये चीज़ आ गई, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो A1 X1 है, ये भी आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देख चुके हो, ये वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, वॉल्यूम, तो ये हमारे पास वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, mg/-h2, इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mg/-h1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को हमें पता है कैसे डिफाइन करते हैं, मैस ओवर वॉल्यूम। तो क्या आएगा, द डेंसिटी एंड द मैस इज कांस्टेंट। अब डेंसिटी भी यहाँ कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, तो कौन सी चीज़ वेरी कर रही है, वॉल्यूम। अब देखिए ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम की जगह हम यहाँ मतलब वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम बेटा इधर डिवाइड हो जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी, ठीक है, मैस ओवर डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह पुट कर देते हैं मैस ओवर डेंसिटी, बाकी P1 माइनस P2 ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करते हैं, हाफ m1 mv2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, m बल्कि एस कांस्टेंट रहने देते हैं, m मैस क्योंकि फ्लूइड सेम है, फ्लूइड चेंज नहीं कर रहे, तो मैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो लोअर एंड के लिए, अपर एंड के लिए वेलोसिटी v2, लोअर एंड के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1। अब देखिए m यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी m कॉमन ले ले, देखिए इसके साथ भी m है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी m कॉमन लेकर काट देते हैं, कटिंग हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा 1 ओवर रो P1 माइनस P2 रो माइनस G/-h2 प्लस G/-h1 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब रो यहाँ देखिए, अब रो को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड क्या करना है
बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई करना है रो के साथ, ठीक है, बोथ साइड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये रो के साथ कैंसिल आउट, पीछे ये चीज़ बच जाएगी, इसके साथ भी रो आ जाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये -P2 है, इधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस रो GH2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाली जो चीज़ माइनस है उसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये P1 मतलब 1 वाली टर्म्स एक साइड पर, 2 वाली टर्म्स दूसरी साइड पर। ये देखिए P1 रो GH1 हाफ रो V1 स्क्वायर, इसी तरह P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज, हम कह सकते हैं कि प्रेशर रो GH हाफ रो, मतलब ये हमारे पास प्रेशर, ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, ये किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट के। दिस इज कॉल्ड बर्नौलियस इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, बर्नौलियस इक्वेशन। द टर्म P प्लस रो GH इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, ये क्या है, P प्लस रो GH क्या है, स्टैटिक प्रेशर है, बिकॉज दिस रिमेन देयर इवन दैट V इज इक्वल टू 0, जब स्पीड 0 होगी तब भी ये प्रेशर जो है वो प्रेजेंट होगा, तो इसको कह सकते हैं प्रेशर एट रेस्ट। द टर्म रो हाफ रो V स्क्वायर इज कॉल्ड डायनेमिक प्रेशर, ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर, ये हमारे पास डायनेमिक प्रेशर, मतलब अगर फ्लूइड जो है वो मूव नहीं भी कर रहा तब भी ये प्रेशर जो है वो प्रेजेंट होगा। और ये कब होगा, जब फ्लूइड जो है वो मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास डायनेमिक प्रेशर, ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर। तो हमने बर्नौलिस इक्वेशन की स्टेटमेंट पढ़ी, द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस स्टूडेंट्स, हमने आज यही करना था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।